कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का हिंदी अर्थ है बोधन क्षमता, अर्थात द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी विचार, परिचर्चा अथवा कहानी को सुनकर या पढ़कर समझने की क्षमता ही कंप्रहेंशन है। इसमें किसी गद्य या पद्य से संबंधित कोई पैसेज अर्थात लेखांश दिया जाता है, जिसे पढ़ व समझकर उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। इसमें उसकी प्रिसाइज अर्थात संक्षेपण, एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या, क्रिटिकल एप्रिसिएशन अर्थात आलोचनात्मक प्रशंसा, कमेंट अर्थात टिप्पणी अथवा सब्सटेंस अर्थात महत्व आदि भी लिखा जा सकता है। यदि आप उस लेखांश अर्थात पैसेज को भली भांति समझते हैं या समझ चुके हैं तो ये सभी कार्य आपके लिए आसान होंगे, परंतु ना समझने की स्थिति में वे कठिन हो जाते हैं। अतः किसी कंप्रहेंशन को भली भांति पढ़ें व समझें ताकि उसका संपूर्ण भाव सही व ठीक से समझ में आ सके। इसके लिए संबंधित विषय, क्षेत्र, उसकी भाषा और उसके शब्दों के अर्थ व व्याकरण पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। कंप्रहेंशन का पैसेज किसी भी क्षेत्र पर हो सकता है, जैसे कि राजनीति, पर्यावरण, विज्ञान, खेलकूद, कथा कहानी, साहित्य, दर्शन अथवा किसी समाचार पत्र से। अतः इन सभी विषयों से जुड़ी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि आप अंग्रेजी भाषा में किसी कंप्रहेंशन को पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उसके लिए अंग्रेजी शब्दों का अर्थ व व्याकरण अर्थात ग्रामर का ज्ञान आवश्यक होगा। और इस प्रकार उस पैसेज अर्थात लेखांश को पढ़ने व समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। महत्व। कंप्रहेंशन किसी परीक्षा पाठ्यक्रम का अंग क्यों बनाया जाता है, यह जानना अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि परीक्षक किसी परीक्षार्थी से किसी घटनाक्रम पर सीमित समय में तीव्र निर्णय लेने और उस पर कार्य करने की क्षमता की परख करता है। अर्थात कोई परीक्षार्थी उस पैसेज के भाव को समझकर जब उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है तो परीक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि वो अर्थात परीक्षार्थी ने उस पैसेज की सूचनाओं को कितना ग्रहण किया और उसके अर्थ को कितना समझा है। अतः किसी घटनाक्रम को सीमित समय में एकाग्र रूप से समझकर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता की परख हेतु किसी परीक्षा में कंप्रहेंशन के प्रश्नों को शामिल किया जाता है, जो अति महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि परीक्षार्थी उसे कठिन मानकर छोड़ देते हैं अथवा हल करने से बचते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग होता है। ध्यान रखें कि किसी प्रशासनिक सेवा, एसएससी बोर्ड की मुख्य परीक्षा या अन्य किसी भी महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न कंप्रहेंशन से लिए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि व्यक्ति की एकाग्र सोच व तीव्र निर्णयन की परख आसानी से की जा सके। टाइप या प्रकार। अब प्रश्न ये है कि कंप्रहेंशन कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें कि कंप्रहेंशन का कोई प्रकार नहीं होता है, बल्कि शैली होती है। ये दो प्रकार की है। पहला प्रोज अर्थात गद्य, दूसरा पोएट्री अर्थात पद्य। प्रोज अर्थात गद्य। गद्य शैली का तात्पर्य है लेख के रूप में ऐसा व्याख्यात्मक रूप हो जिसमें रस, छंद, अलंकार, तुक आदि का विधान न हो। इसमें आलोचना, समालोचना, कथा, कहानी, प्रकृति, विज्ञान, खेलकूद, पर्यावरण, दर्शन
आध्यात्म आदि से जुड़ी बातें होती हैं। ये किसी साहित्य, धर्म ग्रंथ व समाचार पत्र आदि से उद्धृत किया जाता है। दूसरा, पोएट्री अर्थात पद्य। पद्य शैली का तात्पर्य है किसी लेख का कलात्मक रूप जिसमें रस, छंद, अलंकार, तुक आदि का विधान होता है। ये सामान्यतः किसी साहित्य से ही उद्धृत किया जाता है। सामान्यतः पद्य शैली के कंप्रहेंशन प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं दिए जाते हैं। सॉल्विंग मेथड। रीडिंग स्किल अर्थात पढ़ने की कला। किसी कंप्रहेंशन के पैसेज अर्थात लेखांश को पढ़ने की कला एक अति महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी पैसेज को किस प्रकार पढ़ें कि उससे संबंधित प्रश्न हल करना आपके लिए आसान व सुगम बने। चूंकि आपको किसी निश्चित समय में किसी पैसेज को पढ़कर उसके प्रश्नों को हल करना है, अतः इसके लिए समयबद्ध तरीके से एक निश्चित गति अर्थात स्पीड से उस पैसेज को पढ़ना व समझना होता है, ताकि उसका मुख्य भाव अथवा केंद्रीय विचार, उद्देश्य, परिणाम व निष्कर्ष समझ में आ जाए। इस प्रकार किसी पैसेज को पढ़ने की एक रणनीति बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले समय की रणनीति होती है। किसी पैसेज को पढ़ने व समझने में कितना समय लेना है, क्योंकि कुछ पैसेज छोटे होते हैं और कुछ बड़े भी। बड़े लेखांश अर्थात लेंथी पैसेज सहज व आसान शब्दों से जुड़े होते हैं, जिनमें कथा कहानी, दर्शन, खेल कूद जैसे प्रसंग होते हैं, जबकि शॉर्ट पैसेज अर्थात लघु लेखांश तकनीकपूर्ण शब्दों के साथ कठिन होते हैं, जिन्हें समझने में अधिक समय की आवश्यकता होती है। ये लघु लेखांश विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आदि घटनाओं से जुड़े होते हैं। इस प्रकार लेखांश के विस्तार व बनावट के आधार पर यह सुनिश्चित करना है कि उस पर कितना समय लग सकता है। ये बात इस पर भी निर्भर करती है कि आपको लेखांश से संबंधित विषय का कितना ज्ञान है। यद्यपि आपको उस भाषा विषय की जानकारी न होने पर अधिक समय लग सकता है, अतः समय निर्धारण से पूर्व ये बातें समझनी होगी। अब ध्यान दें, ये अभ्यास का विषय वस्तु है। इस पर आपको बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। इस प्रकार सुनिश्चित समय के साथ पढ़ना आरंभ करें, जो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको अपने पढ़ने की गति अर्थात स्पीड व समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बना सकते हैं, जिसे हम लोग रीडिंग स्पीड टेक्निक कहते हैं। रीडिंग स्पीड टेक्निक। पहला, किसी लेखांश को पढ़ते समय उसके प्रत्येक लाइन को धीरे धीरे परंतु ध्यान से पढ़ना शुरू करें। दूसरा, इसके लिए आप किसी पॉइंटर अर्थात निर्देशक यंत्र अथवा उंगली की सहायता ले सकते हैं। तीसरा, पढ़ते समय प्रत्येक शब्द को समझते हुए उनमें प्रमुख कीवर्ड्स अर्थात मुख्य शब्द को अंडरलाइन करें। चौथा, इन कीवर्ड्स की सहायता से आप लेखांश के भाव को समझने में सफलता पा सकते हैं। पांचवा, यदि कोई शब्द ऐसा हो जिसका हिंदी अर्थ आपको नहीं पता है, तो आप आगे बढ़ें व पैसेज को पूरा पढ़ लें। पैसेज पढ़ने के बाद उसका हिंदी अर्थ शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी से देखें व लिख लें। ये आपके शब्दकोश को भी बढ़ाएगा व लेखांश के भाव को समझने में भी सहयोग करेगा। छठवां, आपका निश्चित समय क्या है और आप उस निश्चित समय में लेखांश का कितना भाग समझ पाए हैं, ये भी सुनिश्चित करें। सातवां, यदि आप सुनिश्चित समय में
लेखांश को पढ़ व समझ नहीं पाए हैं तो पुनः लेखांश को पढ़ना शुरू करें, परंतु अब अपने समय को थोड़ा बढ़ा लें। नोट: किसी लेखांश को पढ़ने का कोई नियत समय नहीं होता। ये स्वयं के अभ्यास पर निर्भर करता है। किसी भी लेखांश हेतु अधिकतम 5 से 7 मिनट का समय पढ़ने व समझने के साथ प्रश्न हल करने में उपयुक्त माना जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से है, परंतु घर पर अभ्यास हेतु इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 8वां, इस प्रकार बार बार अभ्यास करें, परंतु समय की निश्चित सीमा अवश्य बनाए रखें, ताकि आपका समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट भी सुधर सके। ध्यान दें कि किसी लेखांश का विषय गैर परंपरागत होता है, अतः आपको अपने विषय के अतिरिक्त गैर परंपरागत विषय अर्थात समाचार पत्र या पत्रिका, जिसमें तात्कालिक घटनाएं, राष्ट्र व विश्व से संबंधित घटनाक्रम, विज्ञान से संबंधित लेख, खेल कूद, आर्थिक मुद्दे आदि पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और पढ़ना चाहिए तथा उनसे संबंधित शब्दों को सीखना भी चाहिए। इस प्रकार आप किसी भी लेखांश को आसान व सुगम बनाकर सीख सकते हैं। सॉल्विंग स्किल, इसका तात्पर्य है किसी लेखांश से संबंधित प्रश्न को हल करने की कला। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि लेखांश को पढ़ने व समझने के अतिरिक्त उससे संबंधित प्रश्नों को हल कैसे किया जाए। इसके लिए प्रमुख 2 तकनीकों को अपना सकते हैं। A. पैसेज टू क्वेश्चन, B. क्वेश्चन टू पैसेज। A. पैसेज टू क्वेश्चन, इसका तात्पर्य है पैसेज से प्रश्न की ओर चलना, अर्थात इस तकनीक में सर्वप्रथम पैसेज अर्थात लेखांश को पूर्णतया पढ़ें व मुख्य कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें तथा लेखांश के अर्थ व भाव को समझें। इसके बाद प्रश्नों को क्रमशः पढ़ते हुए उससे संबंधित पैराग्राफ्स अर्थात अनुच्छेद में से उसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करें। B. क्वेश्चन टू पैसेज, इस तकनीक का तात्पर्य है प्रश्न से पैसेज अर्थात लेखांश की ओर। इसमें सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ना होता है और प्रश्न में उपलब्ध प्रमुख कीवर्ड्स को संज्ञान में रखकर पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज के जिस लाइन में जब वे कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो उस पंक्ति को दोबारा पढ़कर उत्तर देते हैं। यद्यपि ये तकनीक उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं और किसी लेखांश को आसानी से समझ जाते हैं। ये तकनीक आपका काफी समय बचाती है। इनके अतिरिक्त आप इन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें जो आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने में सहयोगी सिद्ध होगा। पहला, पैसेज अर्थात लेखांश के प्रमुख भाव को समझें, जिसमें उनके अनेक पैराग्राफ्स अर्थात अनुच्छेद होते हैं और उन सभी अनुच्छेदों का अपना अलग अलग भाव होता है, जिसमें उनका केंद्रीय विचार या उद्देश्य, संदेश, परिणाम या निष्कर्ष को सही ढंग से समझ लें और तब उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हीं के क्रम में पैसेज अर्थात लेखांश में मिल जाता है, अर्थात प्रथम प्रश्न का उत्तर लेखांश के पहले ही अनुच्छेद में, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले के अनुच्छेद के अंतिम लाइन या दूसरे अनुच्छेद के ही 2 या 3 लाइनों से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये क्रम प्रश्नों के क्रम के अनुरूप मिलता रहता है। तीसरा, परंतु ये कभी कभी संभव नहीं होता क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर पैसेज में नहीं मिलता, जबकि उस प्रश्न का उत्तर उसी लेखांश में होता है। ये उत्तर इम्प्लाइड
अर्थात अध्यारोपित भाव पर निर्भर करता है। जो लेखांश का केंद्रीय विचार उद्देश्य, संदेश, परिणाम या निष्कर्ष आदि पर केंद्रित होता है, अर्थात ये उत्तर पैसेज को भली भांति समझने पर ही मिलता है। अब आप इन प्रमुख बातों का ध्यान रखकर अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन पैटर्न, इसका अर्थ है प्रश्न का प्रारूप। अर्थात अब समस्या है कि प्रश्नों का प्रारूप क्या है। ध्यान दें कि कॉम्प्रहेंशन के प्रश्न विभिन्न विषयों पर आधारित होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, मेन आइडिया और टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा, डायरेक्ट क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तीसरा, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। चौथा, टोन बेस्ड क्वेश्चंस। पहला, मेन आइडिया और टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस। इसका अर्थ है केंद्रीय विचार अथवा शीर्षक पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के बनने वाले प्रश्न लेखांश अर्थात पैसेज के मुख्य विषय वस्तु अर्थात थीम पर आधारित होते हैं, जिसमें केंद्रीय विचार या शीर्षक से संबंधित प्रश्न होते हैं। ये सभी बातें सीधे सीधे नहीं प्राप्त होती, बल्कि ये लेखांश के भिन्न स्थानों पर अलग अलग शब्दों के रूप में होती हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर समझने के बाद मुख्य भाव के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः मुख्य भाव, जो लेखांश का केंद्रीय विचार होता है, में लेखांश का शीर्षक भी होता है। यह शीर्षक एक शब्द या कुछ शब्दों को लेकर बनाया जा सकता है। ये लेखांश के आरंभ में ही 2-3 पंक्तियों में अथवा लेखांश के अंतिम की 2-3 पंक्तियों से प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि इसके कुछ अंश लेखांश के आरंभ या अंतिम पंक्तियों से प्राप्त होते हैं, फिर भी उसके मुख्य भाव या केंद्रीय विचार को निकालकर शेष बातों को छोड़ अर्थात एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस प्रकार लेखांश के मुख्य भाव को समझकर उनका शीर्षक या केंद्रीय विचार लिखा जाता है। दूसरा, डायरेक्ट क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, अर्थात प्रत्यक्ष अथवा तथ्य आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न तथ्य पर आधारित होते हैं, जो लेखांश में सीधे सीधे उल्लेखित होते हैं। ये भाव पर आधारित नहीं होते, बल्कि ये अर्थ पर आधारित होते हैं। प्रश्न को समझकर उसके अनुरूप लेखांश के पैराग्राफ से उनका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इसका अर्थ है निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं, जिन्हें अधिकांश विद्यार्थी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनका उत्तर लेखांश में सीधे सीधे नहीं मिलता, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से भाव अर्थात सेंस द्वारा मिलता है। अतः इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए पूरे लेखांश को काफी सावधानी पूर्वक और ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि उसका मूल भाव मिल सके और पुनः उसके संदेश अर्थात इंफॉर्मेशन को समझना चाहिए, जो कि लेखांश का वास्तविक निष्कर्ष अर्थात इन्फेरेंस होता है। चौथा, टोन बेस्ड क्वेश्चंस, अर्थात लेखक के मनोभाव अथवा अभिव्यक्ति की शैली पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न लेखक की मनोवृत्ति अथवा अनुभव का मूल्यांकन करते हैं कि लेखक अपने लेखांश में क्या अनुभव कर रहा है। क्या वह सकारात्मक या नकारात्मक या निष्क्रिय भाव में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अथवा कुछ और ही। जब कोई लेखक अनुभवों को अथवा मनोवृत्तियों को अपने लेखांश में सीधे सीधे व्यक्त करता है, तो ये अभिव्यक्ति उसके लेखन का एक भाग अथवा अंग बनता है, और वही
उसकी मुख्य टोन अथवा शैली होती है, जो संपूर्ण पैसेज अर्थात लेखांश में मिलती है। ये शैली कई प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है। ए. ट्रेजिक टोन अर्थात दुखांत शैली। लेखक अपने लेखन में दुर्भाग्य, असंतुष्टि अथवा अपूर्ण उम्मीदों का समावेश करता है और दुख के भावों को व्यक्त करता है। बी. सिटेरिक टोन अर्थात परिहास की शैली। इस प्रकार के लेखन में लेखक किसी विषय वस्तु को हास्यास्पद रूप में प्रयुक्त करता है। इसमें मजाक अथवा उपहास आदि भावों को शामिल करता है। सी. आयरॉनिक टोन अर्थात विपरीतार्थक शैली। इसमें जो बातें कही जाती हैं, उसका ठीक विपरीत अर्थ निकलता है, अर्थात कही गई बात का उल्टा अर्थ निकलने की प्रवृत्ति आयरॉनिक टोन कहलाती है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य टोन भी हो सकती हैं, जैसे ऑप्टिमिस्टिक अर्थात आशावादी शैली, जिसमें उम्मीदें अथवा आशा के भाव अधिक मजबूती से प्रस्तुत किए जाते हैं। मीडेशियस अर्थात झूठ बोलना। इसमें लेखक अपनी लेखन शैली में झूठ का सहारा बहुत अधिक लेता है। इब्यूलिएंट अर्थात प्रशंसा। इसमें लेखक अपने लेख में किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करता है। डेनिग्रेटिंग अर्थात किसी की भत्सना या निंदा करना। इसमें लेखक अपने लेख में किसी की निंदा करता है।